आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम कंपनी राज के तहत भू राजस्व व्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भूमि का स्थायी बंदोबस्त के बारे में जाना। आज हम भू राजस्व बंदोबस्त की रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जिस समय बंगाल में कॉर्नवालिस के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त की संरचना विकसित हो रही थी, उसी समय मद्रास प्रांत अनिश्चितता की स्थिति में था। मुख्य मुद्दा यह था कि मद्रास में भू राजस्व के निर्धारण का आधार क्या हो और निर्धारण की अवधि क्या हो तथा यह निर्धारण किसके साथ किया जाए। ब्रिटिश प्रशासन एवं औपचारिक लगान नीति न होने के कारण अनेक प्रकार की भूधारण नीतियां लागू की जा रही थी। कॉर्नवालिस के पश्चात मद्रास प्रेसिडेंसी में लॉर्ड वेलेस्ली तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हेनरी डुंडास के द्वारा जमींदारी व्यवस्था के प्रसार का प्रयास विफल हो गया था। वहाँ रैयतवाड़ी पद्धति सर्वाधिक सफल सिद्ध हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत भूधर को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और वही राज्य को जमीन का लगान देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि को खेती के लिए उठाने, बेचने, गिरवी रखने का अधिकार था और समय पर भू राजस्व अदा करते रहने तक वह अपनी भूमि के स्वामित्व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। मतलब स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदारों के साथ ये व्यवस्था की गई और यहाँ सीधे जो है किसानों के साथ या पंजीकृत भूमिधर के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत उनको लगान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। उसके किसानों को एक प्रकार से भूस्वामी का दर्जा देके उनके साथ लगान का बंदोबस्त किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का प्रमुख कारण तो यह था कि भारत के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में जमींदार वर्ग नहीं था जिसके साथ भूमि का बंदोबस्त किया जा सके। ब्रिटिश अधिकारी स्थायी बंदोबस्त के परिणाम देखकर यह धारणा बना चुके थे कि स्थायी बंदोबस्त से राज्य को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इस व्यवस्था में समय के साथ साथ लगान की मांग को नहीं बढ़ाया जा सकता था। अतः किसानों के साथ सीधा बंदोबस्त करने में कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों से अधिक लगान प्राप्त करना था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में तो लगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं जमींदार अपने पास रख लेते थे। अर्थात जमींदार अपने रैयत से तो अधिक लगान वसूल करता था, किंतु कंपनी को निश्चित भू राजस्व अदा करता था। इससे कंपनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रथमतः 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। ठीक है ना। इस व्यवस्था में किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान का बंदोबस्त किया गया और यह बंदोबस्त स्थायी न होकर 3 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए था।
मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे लागू करने का श्रेय कैप्टन रीड को जाता है और कैप्टन रीड की इस व्यवस्था का समर्थन मुनरो ने भी किया। मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास का गवर्नर रहा और इस काल में यह व्यवस्था वहाँ पर लागू रही। मद्रास के अलावा बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों और बरार में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय एल्फिंस्टन एवं चैपलिन को जाता है। यहाँ भूमि सर्वेक्षण का काम प्रिंगल ने किया था और इस व्यवस्था को अंतिम रूप जो है 1847 में विनगेट की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण कर उपज का 1/3 भाग लगान निर्धारित कर व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग में प्रचलित की गई। अब आते हैं हम इस व्यवस्था के गुण दोष पर। तो पहले हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाभ देखते हैं। तो लाभ में पहला है कि राज्य और किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध हो गया, यानी बिचौलियों का आधार कमजोर हो गया। दूसरा इसमें क्या हुआ कि भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व स्थापित हुआ, जिससे भूमि क्षेत्र में एक पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मिला। तीसरा इसमें रिकार्डो की उपयोगितावादी दृष्टि के तहत कुल उत्पादन में उत्पादन लागत को निकालने के बाद शेष राशि पर राजस्व का निर्धारण किया गया, जिससे कृषकों को कुछ राहत मिली, आंशिक राहत मिली। रैयतवाड़ी व्यवस्था से एक लाभ यह भी था कि यह व्यवस्था स्थायी न होने के कारण सरकार को अतिरिक्त लाभ की गुंजाइश बनी, क्योंकि बंदोबस्त व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सरकार का भाग हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था, तो उसमें अतिरिक्त लाभ की गुंजाइश खत्म हो गई थी। लेकिन इस व्यवस्था में ऐसा नहीं था, सरकार को अतिरिक्त लाभ की गुंजाइश बनी रही। अब हम आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष। एक तो इसमें जमींदारी व्यवस्था की तुलना में महंगी व्यवस्था थी, सरकारी प्रशासन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा। दूसरा इसमें व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना, भूमि का सर्वेक्षण जैसे कार्यों के तहत राजस्व विभाग बेहद विस्तृत एवं जटिल हो गया। तीसरा, राजस्व विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई। चौथा, इसमें लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, अतः किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। पांचवा, इस व्यवस्था का दोष था कि जमींदारों की जगह अब कंपनी के एजेंट किसानों के उत्पीड़क बन गए, वो किसानों का शोषण करने लगे। छठा, इसमें भूमि की पैमाइश, उपज की क्षमता आदि को बढ़ाकर आंका गया, जिससे कृषकों को क्षति हुई और राजस्व के नगद भुगतान के कारण भी किसानों का नुकसान हुआ। एक इस व्यवस्था का दोष था कि कृषकों की दुर्दशा के बीच इन क्षेत्रों में भी जमींदारों का एक वर्ग उभर कर सामने आया। किसान वाणिज्यिक कृषि की ओर मुड़े तो साहूकारों के कर्ज में फंसकर भूमिहीन हो गए। यद्यपि वाणिज्यिक
फसलों का लाभ बड़े किसानों को हुआ, लेकिन सामान्य किसान तो इस कारण अंततः अकाल का ही शिकार हुआ।